स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स 1 पेपर जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, इसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2018 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, दिसंबर 2018 की परीक्षा में। कोड है 2042A। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर सभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो में दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के सभी होते हैं। तो 7 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 7 क्वेश्चन, जिसमें से कोई 5 करने होते हैं। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 का ए, मेंशन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेंशन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। विमीय विश्लेषण की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर देखते हैं। 2 का ए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला है, इस विधि से विमाहीन नियतांक के का आंकिक मान निकालना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी डेरिवेशन किया जाता है विमीय विधि से, सूत्र प्राप्त किया जाता है, तो उसमें विमाहीन नियतांक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के आता है। इसकी आंकिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना संभव नहीं है। यानी वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। यानी यूजिंग डायमेंशनल मेथड हम वैल्यू ऑफ के कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रयोग या अन्य मेथड के द्वारा के की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। सेकंड है, यदि भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमीय विधि से इस राशि के लिए सूत्र स्थापित नहीं कर सकते। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज देन वी कैन नॉट डिराइव ए रिलेशन फॉर दिस क्वांटिटी बाय डायमेंशनल मेथड। यानी अगर कोई राशि 3 या 3 से कम राशियों पर निर्भर करती है तो उसके लिए विमीय विधि से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करने वाली भौतिक राशि के लिए सूत्र प्राप्त करना विमीय विधि से संभव नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी इक्वेशन में दो टर्म या राशियों का सम है, ये 2 टर्म है u प्लस at, तो ऐसे समीकरणों की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते हैं जिसमें 2 टर्म्स का सम या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, तो ऐसे इक्वेशन की स्थापना भी विमीय विधि से नहीं कर सकते। तो ये हमारी दूसरी लिमिटेशन हो गई, दूसरी सीमा हो गई। तीसरी सीमा, त्रिकोणमितीय पद, साइन कॉस टेन इत्यादि वाले टर्म होते हैं त्रिकोणमितीय पद। चरघातांकी पद यानी 10 की पावर या e की पावर जो भी होती हैं वो चरघातांकी पद कहलाते हैं। तथा लघुगणक यानी लॉग वाले जो टर्म होते हैं, ये सभी टर्म जिस इक्वेशन में रहते हैं वाले समीकरणों का निगमन विमीय विधि से संभव नहीं है। यानी ऐसे पद त्रिकोणमितीय, चरघातांकी या लघुगणकी पदों वाले समीकरणों का विमीय विधि से निगमन या सूत्र स्थापित करना संभव नहीं है। इफ देयर आर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन कॉस टेन एक्सेट्रा, एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x एंड लॉगरिथमिक टर्म log x in any equation, then derivation of that type of equation is not possible using डायमेंशनल मेथड। यानी विमीय विधि से ऐसे टर्म इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथमिक टर्म हो, इनका डेरिवेशन विमीय विधि से हम नहीं कर सकते। इनका डेरिवेशन फिर हम अन्य मेथड से ही हमें करना होता है। डायमेंशनल मेथड वहां काम नहीं देता। अब फोर्थ लिमिटेशन, इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स कॉन्स्टेंट्स व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स व्हिच कांस्टेंट्स व्हिच आर डायमेंशन व्हिच हैव डायमेंशन, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय डायमेंशनल मेथड। यानी ऐसा समीकरण जिसके विमाहीन नियतांक नहीं है, नियतांक विमाहीन नहीं है, तो इस समीकरण की स्थापना विमीय विधि से नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा कांस्टेंट होते हैं जैसे प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सबके डायमेंशन होती है, इन सबकी विमाएं होती हैं। तो ऐसे कांस्टेंट जिस भी इक्वेशन में आते हैं उनका डेरिवेशन हम विमीय विधि से नहीं कर सकते, उसको हम किसी अन्य मेथड से है। 2 का बी, 2 सदिशों के अदिश और सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं। 2 सदिशों के अदिश
एवं सदिश गुणनफल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। पहले स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टरों के बीच में डॉट लगाकर निकाला जाता है, ए डॉट बी फॉर एग्जाम्पल। स्केलर प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर बाई पुटिंग डॉट बिटवीन देम द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी जब दो सदिशों के बीच में डॉट लगाकर उनका गुणन किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो यह गुणनफल अदिश गुणन कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसको डॉट प्रोडक्ट से भी नाम से जानते हैं, यानी डॉट गुणन या स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, यदि ए और बी दो वेक्टर हैं, देन स्केलर प्रोडक्ट इनका अदिश गुणन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या इसको रिवर्स करें बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दोनों चीजें इक्वल हैं। इस तरह से हमारा डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय है, यानी इसका हम क्रम चेंज कर सकते हैं, तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए डॉट बी वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, जहां ए और बी हमारे वेक्टर ए और बी के परिमाण है क्रमशः, एंड आल्सो थीटा, दिस एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का कोण थीटा है। तो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होता है। यानी दो सदिशों को हम गुणा करें डॉट प्रोडक्ट के साथ या अदिश गुणन करें तो हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होता है, स्केलर प्राप्त होता है। वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणन, इसको क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस गुणन इत्यादि नाम से जानते हैं, और रिप्रेजेंट करने के लिए ए क्रॉस बी इस तरह से क्रॉस लगाएंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर बाई पुटिंग क्रॉस बिटवीन देम द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी जब दो सदिशों के बीच क्रॉस लगाकर उनका गुणन किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो यह गुणन फल सदिश गुणन या क्रॉस गुणन कहलाता है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इस नाम से जाना जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज ए क्रॉस बी, और ये लिखा जाएगा ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन। ए बी साइन थीटा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला इसका मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का, और एन उसकी डायरेक्शन है। हेंस ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी के ए बी परिमाण है, और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मिला यानी ए और बी का क्रॉस लेने से इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण ए बी साइन थीटा होता है। यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के साइन थीटा के बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन के, और एन इस वेक्टर की डायरेक्शन है जो कि हमें ए क्रॉस बी से मिला है। ए क्रॉस बी से थर्ड वेक्टर मिला है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से एक तीसरा वेक्टर मिला है जिसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर, यानी दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, एक सदिश होता है जिसकी दिशा परपेंडिकुलर होती है बोथ वेक्टर ए एंड बी, यानी ए और बी वेक्टर से जो प्लेन मिलता है उसके हमेशा लंबवत रहता है जो यूनिट वेक्टर एन है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट मिला वो एन हमेशा ए और बी के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है। अतः दो सदिशों का सदिश गुणन एक सदिश राशि है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है, यानी ए और बी दोनों के लंबवत होती है। यदि ए हमारा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के है कंपोनेंट फॉर्म में, तो सदिश ए का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, और ये लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए,
और ये निकाला कैसे जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इन तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरह से हमारा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सी, ए ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ए ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन व्हेन G is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है, क्षैतिज से 30 डिग्री ढलान वाले नस समतल पर एक गुटका ठीक स्थिर अवस्था में स्थित है। गुटके और तल के मध्य घर्षण गुणांक कितना है, जबकि दिया गया है G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घर्षण गुणांक की गणना करनी है, आइए करते हैं। तो ये फिगर में हम देखेंगे थीटा डिग्री पर हमारा प्लेन इंक्लाइंड है और mg नीचे की ओर काम कर रहा है वर्टिकली, और mg cos थीटा ये कंपोनेंट है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड r रिएक्शन काम कर रहा है जो कि mg cos थीटा के बराबर है, और mg sin थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है। mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है, चूंकि ये स्थिर अवस्था में है तो mg sin थीटा और इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है घर्षण बल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में हम देख रहे हैं r इक्वल टू mg cos थीटा और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये mg sin थीटा के अपोजिट लग रहा है घर्षण बल, तो f इक्वल टू mg sin थीटा और दोनों का डिवीजन करेंगे तो हमें म्यू मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू f अपान r, इनके डिवीजन से मिल जाएगा mg sin थीटा अपान mg cos थीटा, और ये tan थीटा सीधे सीधे आ गया म्यू इक्वल टू tan थीटा। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, इस म्यू इक्वल टू tan थीटा में ही सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ गिवन है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 30 डिग्री रखेंगे तो म्यू इक्वल टू tan 30 यानी इक्वल टू 1 अपान रूट 3, म्यू इक्वल टू 1 अपान रूट 3, ये आंसर आ गया घर्षण गुणांक। तो हमें केवल म्यू इक्वल टू tan थीटा फार्मूला यूज करना है, ये बाकी डिस्क्रिप्शन समझाया गया कि म्यू इक्वल टू tan थीटा आया कहां से, तो इसका आंसर म्यू इक्वल टू 1 अपान रूट 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का डी, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर घूर्णन करते हुए एक दृढ़ पिंड का जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है। जड़त्वाघूर्ण के भौतिक महत्व को बताइए। स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हिच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इन रोटेशन डिपेंड्स, गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण की निर्भरता। जड़त्वाघूर्ण किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है, उसका आंसर है, पहले जड़त्वाघूर्ण की डेफिनेशन देखेंगे, I इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर यानी पिंड में स्थित सभी कणों का के जड़त्वाघूर्णों का योग समेशन mr स्क्वायर या mk स्क्वायर। m मास ऑफ बॉडी पिंड का द्रव्यमान, k घूर्णन त्रिज्या इसका स्क्वायर mk स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है, पहला फैक्टर मास ऑफ बॉडी, वस्तु के द्रव्यमान पर, तो वस्तु के द्रव्यमान के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी चीज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष की स्थिति, घूर्णन की अक्ष की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी डिपेंडेंसी है, तो यानी घूर्णन अक्ष से जितनी ज्यादा दूरी पर हमारे पार्टिकल्स रहेंगे, ये आर डिस्टेंस ज्यादा जितनी ज्यादा रहेगी उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष से मास यानी पार्टिकल्स हमारे जितने ज्यादा दूरी पर स्थित होंगे पिंड के, उतना ही पिंड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इस तरह से जड़त्वाघूर्ण इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी वस्तु के द्रव्यमान पर, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। घूर्णन अक्ष बदल देने से बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा, क्योंकि सभी कणों की दूरी भी
घूर्णन अक्ष से बदल जाती है। तो इस कारण से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान का वितरण, यानी पार्टिकल्स घूर्णन अक्ष से जितनी ज्यादा दूरी पर होंगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का होगा। तो ये डिपेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सेम टास्क इन रोटेशनल मोशन दैट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज इन इट्स लीनियर मोशन, यानी किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है। हम जानते हैं कि रेखीय गति में या लीनियर मोशन में पिंड के द्रव्यमान के ही टर्म में सारे पैरामीटर्स, एनर्जी से लेकर सारी चीजें, मोमेंटम सब लिखी जाती हैं। तो यहाँ मास यानी डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया, जिसके कारण सारी मोशन, लीनियर मोशन गवर्न हो रही है। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी रोटेशनल मोशन में गवर्निंग प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण सारी पैरामीटर्स वो रोटेशनल मोशन में लिखे जाते हैं। तो इस तरह से मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्स द इनर्शिया इन लीनियर मोशन ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया एंड दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में पिंड को जड़त्व को मापता है, यानी पिंड का इनर्शिया पिंड के द्रव्यमान के द्वारा ही मेजर होता है। तो इस तरह से पिंड का जड़त्वाघूर्ण भी घूर्णन गति में पिंड के जड़त्व को मापता है। तो यानी पिंड का जड़त्व घूर्णन गति में घूर्णन आघूर्ण यानी जड़त्वाघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है। यही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही रोटेशनल मोशन में आता है। तो जड़त्वाघूर्ण को ही घूर्णन जड़त्व कहते हैं। रोटेशनल इनर्शिया यही जड़त्वाघूर्ण का भौतिक महत्व है, क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करता है। घूर्णन से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हेंस वी कैन से दैट two objects of same mass have same linear motion, have same inertia in linear motion, but can have different rotational properties if there is mass distribution difference, यानी their mass distribution is different। यानी हम जानते हैं कि जड़त्वाघूर्ण पिंड के घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दूरी पर पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा जड़त्वाघूर्ण होगा। चाहे पूरे पिंड का द्रव्यमान एक सा हो, दो पिंड का द्रव्यमान सेम हो, लेकिन इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां इनके पार्टिकल्स की अलग अलग हैं, तो इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होता है। जिसका द्रव्यमान वितरण ज्यादा दूरी पर होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं का जड़त्व रेखीय गति में समान हो सकता है, लेकिन घूर्णन गति में उनका घूर्णन गुण, एग्जाम्पल घूर्णन गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग इत्यादि अलग अलग हो सकते हैं यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान वितरण अलग अलग हो या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो, तो उनके जो रोटेशनल प्रॉपर्टी हैं, घूर्णन गुण, वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से घूर्णन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्वाघूर्ण का घूर्णन गति में महत्व होता है, भौतिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ई, व्हाट इज पोलर सैटेलाइट, मेंशन इट्स यूजेस। ध्रुवीय उपग्रह क्या है, इसके उपयोग बताइए। पोलर सैटेलाइट्स, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ सरफेस, और ये वर्टिकल जो लाइन है ये हमारी पोल हो गई, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नीचे की ओर है, और इससे जो 90 डिग्री पर है, इस नॉर्थ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, उससे 90 डिग्री पर, यानी अर्थ को 20 से कट कर लें तो हमारा इक्वेटर भूमध्य रेखा विषुववृत्त आ गया, और इससे 90 डिग्री पर हमारा नॉर्थ साउथ पोल की एक्सिस होती है, यानी अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और इससे 98 डिग्री भूमध्य रेखा से 98 डिग्री पर जो प्लेन मिला है, एक प्लेन मिलेगा, इसमें हम एक ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे। यही पोलर ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा कहलाती है। और इस ध्रुवीय कक्षा में ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट चक्कर लगाता है। इसको सूर्य समकालिक कक्षा या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 600 से 800 किलोमीटर तक होती है। और इसमें जो उपग्रह होता है पोलर सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड या परिक्रमण काल लगभग 96 मिनट से 100 मिनट तक होता है। तो इस तरह से ये पोलर सैटेलाइट होता है जो कि अर्थ के पोल्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ये जो ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या सूर्य समकालिक कक्षा कहला रही है। इस ऑर्बिट का यह फायदा हो जाता है कि इस ऑर्बिट में सैटेलाइट जो भी चक्कर लगाएगा वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। तो ये पूरे दिन भर में कई चक्कर लगा लेगा। और साथ ही साथ सैटेलाइट हमेशा सन का जो लाइट है, सूर्य का प्रकाश, उसके सामने रहेगा। तो यानी इस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है पोलर ऑर्बिट में ध्रुवीय उपग्रह, वो हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, उस पर सनलाइट हमेशा पड़ती रहेगी। इसका दिन रात से कोई मतलब नहीं होगा। तो सूर्य की लाइट हमेशा इस उपग्रह पर, ध्रुवीय उपग्रह पर पड़ती रहेगी। पोलर सैटेलाइट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर अर्थ मैपिंग, व्यूइंग ऑफ प्लैनेट सरफेस, geographical and military survey, collecting information about change in global temperature, climate, weather changes। यानी ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग पृथ्वी की सतह को देखने में, पृथ्वी के भूभाग का भौगोलिक एवं सैन्य सर्वेक्षण करने में तथा मानचित्र इत्यादि बनाने में, वैश्विक ताप एवं जलवायु परिवर्तन की जानकारी करने हेतु किया जाता है। तो ये पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह के उपयोग हो गए। लॉन्चिंग ऑफ पोलर सैटेलाइट इज डन बाय PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी ध्रुवीय उपग्रह को उसकी कक्षा यानी सूर्य समकालिक कक्षा या पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी से ले जाके स्थापित करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। PSLV 4 स्टेजेस वाला लॉन्च व्हीकल होता है। यानी यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है। 4 स्टेजेस इसके। सॉलिड स्टेज पहला होता है STPB, यह सॉलिड ईंधन यूज किया जाता है। दूसरे में लिक्विड स्टेज होती है, लिक्विड ईंधन यूज किया जाता है। UDMH एंड N2O2 का मिश्रण होता है। तीसरा स्टेज फिर से सॉलिड स्टेज होता है, इसमें फिर से वही STPB ईंधन यूज होता है। और चौथा स्टेज फिर से लिक्विड स्टेज होता है, लेकिन इसमें दूसरा लिक्विड यूज होता है MMH एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये 4 स्टेज में 4 अलग अलग ईंधन या फ्यूल यूज होते हैं। और 4 स्टेज में पहला तीसरा स्टेज सॉलिड होता है, दूसरा और चौथा स्टेज लिक्विड होता है। नेक्स्ट पार्ट 2 का F, संपर्क कोण की परिभाषा दीजिए। केस नली में द्रव के उन्नयन को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है? डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी? डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श कोण, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द पेयर। यानी द्रव तथा ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के वक्र पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु ये हो गया। इससे द्रव के पृष्ठ पर यानी द्रव के जो सरफेस है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस सतह, द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस सतह ये है, ग्लास रॉड हमने डुबोई हुई है।
ठोस सतह के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। तो ये जहां पर द्रव और ठोस सतह मिले हैं, इससे हम द्रव की सतह पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, और ठोस सतह जो द्रव के अंदर है उससे जो ये एंगल बनता है ये कहलाता है स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर हम वाटर ले लें और ग्लास रॉड उसमें डिप करें तो हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा स्पर्श कोण वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एंड यही चीज मरकरी लिक्विड और ग्लास रॉड के बीच में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। कुछ टिपिकल स्पर्श कोण एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां दिए जा रहे हैं, जैसे प्योर वाटर एंड ग्लास यानी शुद्ध जल एवं कांच के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री, वाटर एंड ग्लास जल व कांच के बीच 8 डिग्री 8 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट मरकरी एंड ग्लास यानी पारा और कांच के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट 135 डिग्री 135 डिग्री, और प्योर वाटर एंड सिल्वर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री यानी शुद्ध जल व चांदी के बीच 90 डिग्री का स्पर्श कोण बनता है। लिक्विड एंड कैपिलरी ट्यूब फॉर व्हिच एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल, यानी लिक्विड एंड कैपिलरी ट्यूब फॉर व्हिच एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, यानी जिन द्रवों के लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है या लेस देन 90 डिग्री 90 डिग्री से छोटा होता है वे केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, वे द्रव केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो स्पर्श कोण लेस देन 90 डिग्री है, तो यहां पर जो पृष्ठ तनाव काम करेगा वो आउटवर्ड रहेगा, टेंजेंशियल तो रहेगा इस लिक्विड सरफेस पर लेकिन आउटवर्ड काम करेगा। इसके कारण जो लिक्विड सरफेस है इस पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर राइज होगा। तो इस तरह से जिन द्रवों में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा होता है उसके लेवल केस नली में कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उल्टा दोज लिक्विड फॉर व्हिच एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री द लिक्विड लेवल फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब, जिन द्रवों में स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट अधिक कोण होता है या 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होता है वे केस नली में नीचे उतर जाते हैं, उनका लेवल फॉल कर जाता है। कैसे करेगा, यहां पर ये लेवल है लिक्विड का और जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है स्पर्श कोण थीटा वो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो इस केस में जो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा, इधर की ओर लगेगा, पूरे लिक्विड सरफेस पर नीचे की ओर काम करेगा। तो इस तरह से पृष्ठ तनाव के कारण लिक्विड लेवल फॉल कर जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये एक्शन होता है जब, तो ये डिपेंडेंसी होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट की राइज या फॉल ऑफ लिक्विड लेवल को ये अफेक्ट करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। 2 का लास्ट पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस, समतापी तथा स्थिरोष्म या रुद्धोष्म प्रक्रियाओं में अंतर समझाइए। तो इसका आंसर, तो पहले समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल सरफेस, ये एक नियत ताप पर किए जाते हैं। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस तरह किए जाते हैं कि पूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहे यानी तापमान में परिवर्तन शून्य हो, तो इस प्रकार का प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस ऑफ सिस्टम द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। और इनका ग्राफ लगभग एक्स एक्सिस के समांतर होता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम वेरी करते हैं। और इस प्रक्रिया में जिसमें ए टू बी जा रहा है सिस्टम हमारा, तो इस प्रक्रिया में वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है और प्रेशर वाई एक्सिस पर है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो ये कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी प्रसार। अब आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम पर। हीट ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कांस्टेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस और रुद्धोष्म प्रक्रम। जब ऊष्मागतिक निकाय में भौतिक परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया में
निकाय द्वारा ना तो बाह्य वातावरण से ऊष्मा ली जाती है और ना ही बाह्य वातावरण को ऊष्मा निकाय द्वारा दी जाएगी। इस प्रकार का प्रक्रम रुद्धोष् प्रक्रम कहलाता है। इसमें ताप परिवर्तन हो सकता है, बस ऊष्मा का बाह्य वातावरण से आदान प्रदान संभव नहीं है निकाय के साथ, तो ये रुद्धोष् प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। When any thermodynamic system does not take heat from external atmosphere and does not supply heat to external atmosphere during physical changes of system, the process is called adiabatic process या रुद्धोष् प्रक्रम कहलाता है। तो ये दोनों प्रोसेस हो गए। तो हमारे इन दोनों प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या क्या है? तो पहला डिफरेंस, आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम समान ताप पर किया जाता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, तापमान में परिवर्तन शून्य होता है। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष् प्रक्रम समान ऊष्मा पर किया जाता है, यानी निकाय की ऊष्मा स्थिर रहती है, या चेंज इन हीट ऑफ सिस्टम इज जीरो। दूसरा अंतर ग्राफ को लेकर है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ बनता है, जो कर्व आता है, वो लगभग एक्स अक्ष के समांतर होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष् प्रक्रम में ये वाई अक्ष के समांतर होता है। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व कहलाता है। और डिफरेंस, समतापी प्रक्रम, चूंकि निकाय का टेम्परेचर समान करना होता है, हमें समान ताप पर प्रोसेस करना होता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बहुत ही स्लो करेंगे ताकि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़े ना। तो समतापी प्रक्रम हमेशा बहुत धीरे धीरे किए जाते हैं, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें निकाय को ऊष्मा आदान प्रदान करने के लिए समय नहीं देना है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस या रुद्धोष् प्रक्रम अचानक कर दिए जाते हैं, सडनली कर दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। आइसोथर्मल प्रोसेस धीरे धीरे किए जाते हैं और एडियाबैटिक प्रोसेस सडनली कर दिए जाते हैं। अगर आदर्श गैस की बात करें तो आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट को पॉइसन लॉ कहते हैं, पॉइसन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का ए, स्पीड ऑफ शॉर्ट वेव फॉर्म्ड ऑन लिक्विड सरफेस हैविंग डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाई v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई t अपॉन रो लैम्डा वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। वेरीफाई इट्स वैलिडिटी यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। 3 का ए है, रो घनत्व तथा टी पृष्ठ तनाव वाले द्रव की सतह पर बनी लघु तरंगों की चाल v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाई टी अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टी अपॉन रो लैम्डा है, जहां पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। विमीय विधि द्वारा इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कीजिए, यानी इसकी करेक्टनेस हमें चेक करनी है विमीय विधि द्वारा। करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इस समीकरण को पहले लिखेंगे। दिया गया समीकरण स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टी अपॉन रो लैम्डा, जहां पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, वी वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव्स, टी सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड द्रव का घनत्व। अब हम इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए विमीय विधि का यूज करेंगे। राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म इन एबव इक्वेशन, यानी उपरोक्त समीकरण में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र लिखने पर, तो हर एक टर्म का विमीय सूत्र लिखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT पावर -1 एंड 2 पाई डायमेंशन लेस होता है। फिर T सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र लिखेंगे, MT पावर -2 कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड रो डेंसिटी ML पावर -3 एंड वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, इसका डायमेंशन लेंथ L। तो इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया और इसका पावर हाफ लगा देंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है। और फिर सॉल्व करेंगे, हमारा m से m कट जाएगा, l की एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो ये l पावर -2 बचा, ऊपर t पावर -2 है। और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो t पावर -1 ऊपर हुआ, l पावर -1 नीचे आया, इसको l को ऊपर ले जाएंगे तो l t पावर -1। इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड में जो डायमेंशनल फार्मूला है, जो पावर्स हैं, वो राइट साइड में डायमेंशंस के बराबर हो गए।
तो इस तरह से यह सिद्ध होता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। हेंस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अतः दिया गया समीकरण विमेय रूप से सत्य है या सही है। अब आते हैं तीसरे के सी पार्ट। कार्य तथा ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। कार्य तथा ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। जब 2 किलोग्राम का एक गुटका 10 न्यूटन का बल लगाकर खुरदरे क्षैतिज सतह पर 5 मीटर तक खींचा जाता है। दिया गया है गतिज घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 0.1, जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क एनर्जी थ्योरम का कथन लिखिए। कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 2 kg ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू 5 मीटर बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू 0.1, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय। इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी work done by this force is always becomes equal to change in kinetic energy of body। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने से बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है। यानी W किसी बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट पर आते हैं इसके। मास ऑफ ब्लॉक इज 2 kg, यानी ब्लॉक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। डिस्प्लेसमेंट इसको किया गया 5 मीटर, विस्थापन किया गया। फोर्स ऑन ब्लॉक यानी ब्लॉक पर फोर्स बल कितना है 10 न्यूटन। एंड कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण गुणांक ये है 0.1 और जी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम ब्लॉक हमारा इनिशियली इस पोजीशन पे था, इस पर एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है भार, और रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एफ के गतिक घर्षण बल, ये जो गतिक घर्षण बल है वो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर या म्यू के एम जी इसके बराबर होगा। और फिर इन बलों के प्रभाव में ये 5 मीटर दूरी तय करता है हमारा ब्लॉक। और यहाँ पे आके हमें कैलकुलेट करना है कितना वर्क इस प्रक्रिया में किया गया है नेट फोर्स द्वारा। वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फोर्स ऑन ब्लॉक यानी ब्लॉक पर परिणामी बल कितना कार्य कर रहा है, एफ जिस दिशा में लग रहा है एफ के घर्षण बल उसके अपोजिट लग रहा है, उसके विपरीत दिशा में, इसलिए हम नेट फोर्स निकालने के लिए घटा देंगे एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स और इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी, ये रख देंगे और फार्मूले में रखेंगे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन माइनस म्यू के 0.1 मास 2 kg एंड जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो ये 8 न्यूटन का नेट फोर्स बॉडी पर लग रहा है। और फिर इस तरह से इस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो वर्क डन बाई फोर्स किया गया कार्य W इक्वल टू एफ डैश इंटू डेल्टा एस, ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है और कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए कॉस को इंक्लूड नहीं करेंगे। 8 न्यूटन इंटू 5 मीटर इक्वल टू 40 जूल वर्क इज डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 1। ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर स्टार्ट्स रोलिंग डाउन ए प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा टू हॉरिजॉन्टल, derive and expression for is linear acceleration। derive and expression for linear acceleration रेखीय त्वरण। आर त्रिज्या का एक गोला क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए तल पर घूर्णन गति प्रारंभ करता है। इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या प्राप्त कीजिए। तो इसका सलूशन है एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। गोले का त्वरण जब
अवनत तल पर नीचे की ओर गोला लुढ़क रहा है। तो यहां पर हम फिगर बनाएंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, अवनत तल है, और इस पर एक गोला लुढ़क रहा है नीचे की ओर। मान लेते हैं हमारा गोला ए त्वरण से नीचे की ओर लुढ़क रहा है। इसका भार, वेट mg नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये एंगल थीटा होगा। तो इस प्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड, इस प्लेन से डाउनवर्ड जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, mg cos थीटा कंपोनेंट हो गया, mg sin थीटा इधर की ओर कंपोनेंट हो गया। और चूंकि मोशन नीचे की ओर हो रही है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, घर्षण बल ऊपर की ओर लग रहा है। और फिर n जो होगा प्रतिक्रिया बल वो ऊपर की ओर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ mg यानी बल या भार के घटक mg cos थीटा प्लेन पर नीचे की ओर लग रहे हैं परपेंडिकुलर, mg sin थीटा प्लेन के पैरेलल नीचे की ओर लग रहा है। इफ स्फीयर इज रोलिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, यानी यदि गोला a त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है तो नेट फोर्स ऑन स्फीयर, यानी गोले पर नेट फोर्स कितना लगेगा। अब गोले का त्वरण a है तो इस पर नेट फोर्स गोले के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा ma। तो ma इक्वल टू, ये फोर्स आया कहां से, ये फोर्स आ रहा है a की डायरेक्शन में, जो फोर्स है उनको पॉजिटिव लिखेंगे और a के विपरीत दिशा में जो है उनको निगेटिव लिखेंगे। तो mg sin थीटा a की दिशा में है तो पॉजिटिव हो गया और fs निगेटिव हो गया क्योंकि ये विपरीत विरोध कर रहा है इसकी मोशन का। तो इस तरह से ma इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs, ये पहला इक्वेशन हो गया। यानी गोले पर या स्फीयर पर नेट फोर्स ma इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs, और रिएक्शन को mg cos थीटा बैलेंस करेगा इसलिए n इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ टॉर्क ऑन स्फीयर, यानी गोले पर बल आघूर्ण ड्यू टू fs, ये बल आघूर्ण केवल fs के कारण ही मिलेगा। क्यों, फिगर में हम देख सकते हैं fs ही है जो पेरीमीटर पे लग रहा है, गोले के परिधि पे लग रहा है, बाकी सारे बल गोले के सेंटर पर लग रहे हैं, स्फीयर के सेंटर पर लग रहे हैं। तो इनके कारण टॉर्क सब जीरो होगा, केवल fs के कारण ही टॉर्क होगा। तो नेट टॉर्क हमारा fs इंटू आर, घूर्णन से दूरी r है तो fs इंटू आर ये टॉर्क होगा। तो गोले पर बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू fs इंटू आर, और हम जानते हैं टॉ इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गोले का, अल्फा कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड वी आल्सो नो दैट लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर रिलेटेड टू ए इक्वल टू आर अल्फा, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण ए इक्वल टू आर अल्फा से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से इन सबको कंबाइन करेंगे, टॉ इक्वल टू fs इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, इक्वल टू अल्फा की वैल्यू रखेंगे आई ए अपान आर। इस तरह से fs की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, फ्रिक्शन फोर्स fs इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स हमारा टॉर्क से कैलकुलेट हो रहा है, बल आघूर्ण से फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हो रहा है। और हम गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, ठोस गोले का 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ fs इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में fs की वैल्यू रखने पर ma इक्वल टू mg sin थीटा माइनस fs की वैल्यू आई ए अपान आर स्क्वायर ये रख देंगे, और रखने के बाद हम a वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो लेफ्ट में कर लिया m प्लस आई अपान आर स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू mg sin थीटा, a इक्वल टू mg sin थीटा, m को यहां से कॉमन ले लिया तब इधर डिवाइड करेंगे, m 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। तो इस तरह से m कट जाएगा ऊपर नीचे, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, जो कि सॉलिड स्फीयर या ठोस गोले के लिए होती है। इसकी वैल्यू रखने पर जी साइन थीटा अपान 1 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर अपान एम आर स्क्वायर कट जाएगा। 2/5 को 1 से ऐड करेंगे 7/5, और ये ऊपर जाएगा 5/7। तो इस तरह से ठोस गोले का एक्सेलरेशन 5/7 जी साइन थीटा आएगा। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर लीनियर एक्सेलरेशन, यही फार्मूला रेखीय त्वरण के लिए हमें ज्ञात करना था, 5/7 जी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सी, 1.2 मीटर लंबाई और 10⁻³ मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर लटके हुए तार को 15 न्यूटन का बल लगाकर इसकी लंबाई के अनुदिश खींचा जा रहा है। गणना कीजिए उत्पन्न प्रतिबल, तार की लंबाई में वृद्धि, जबकि दिया गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन है ए वर्टिकली सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर एंड रेडियस 10⁻³ मीटर इज पुल्ड अलोंग लेंथ बाई फोर्स 15 न्यूटन. कैलकुलेट स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर where y young modulus of elasticity is 12 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो इस तरह से एक वायर वर्टिकली सस्पेंड है, लटका हुआ है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है और रेडियस 10⁻³ मीटर है और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है. इस पर फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा है. कैलकुलेट करना है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड एंड इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर. तो इसका आंसर है गिवन दैट लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई दी गई है L = 1.2 मीटर, रेडियस ऑफ वायर 10⁻³ यानी तार की त्रिज्या 10⁻³ मीटर है. ये वायर है, वायर की त्रिज्या 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, लेंथ 1.2 मीटर और इस पर 15 न्यूटन का बल नीचे की ओर वर्टिकली काम कर रहा है. तो पहली चीज निकालेंगे स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न प्रतिबल. प्रतिबल होता है फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान क्रॉस सेक्शन एरिया. तो हम फोर्स अपान क्रॉस सेक्शन एरिया πr², इस पर रखेंगे वैल्यू. 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया πr², पाई 3.14, r 10⁻³ इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 10⁻6 इंटू 15 अपॉन 3.14 या इसको सॉल्व करेंगे 4.78 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतने का प्रतिबल या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वायर में. सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन लेंथ, तार की लंबाई में वृद्धि, जबकि दिया है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्था गुणांक 12 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला mgl अपान πr²l स्मॉल एल, या दूसरा फार्मूला y = स्ट्रेस F अपान A, प्रतिबल F अपान A अपान स्ट्रेन इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल एल अपान कैपिटल एल. इस फार्मूले में इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है तो स्मॉल एल लेफ्ट में कर लेंगे, y को राइट में कर लेंगे, F अपान A इंटू एल अपान y और इस पे वैल्यूज पुट करेंगे. 4.78 इंटू 10⁻6 F अपान A की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेटेड है, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे. L की वैल्यू 1.2 मीटर अपान y की वैल्यू 12 इंटू 10⁻10. इसको सॉल्व करेंगे, इससे कट के ये 10 आ जाएगा. तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया 10⁻11 हो गया और ऊपर गया 10⁻−11 और ये सॉल्व करेंगे 4.78 इंटू 10⁻5 मीटर, यानी तार की लंबाई में वृद्धि 4.78 इंटू 10⁻5 मीटर की होगी. लास्ट क्वेश्चन 5 का सी. व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन. 4 इंटू 10⁻4 जूल पर सेकेंड हीट इज कंडक्टेड थ्रू ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 10⁻4 मीटर स्क्वायर विच हैज टेम्परेचर ग्रेडियंट 5 केल्विन पर मीटर. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इस मटेरियल. लास्ट क्वेश्चन है ऊष्मा चालकता गुणांक से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई सिस्टम में मात्रक लिखिए और बीमा बताइए. 10⁻4 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले एक समान समरूप क्षण से जिसमें ताप प्रवणता 5 केल्विन पर मीटर 4 इंटू 10⁻4 जूल पर सेकंड ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसके पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए. आंसर डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा हम जानते हैं, हीट फ्लो, किसी भी क्षण की स्थायी अवस्था में हीट फ्लो Ka θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L, जहां K ऊष्मा चालकता गुणांक, A क्रॉस सेक्शन एरिया क्षण का, θ1 माइनस θ2 क्षण के सिरों का तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ रॉड, T टाइम फॉर विच हीट इज फ्लो, L लेंथ ऑफ रॉड. देन वी फाइंड K इक्वल टू QL अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू T. thus K इक्वल टू Q, यानी K Q के बराबर होगा प्रवाहित ऊष्मा के, यदि इफ L इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, T इज 1 सेकंड, यानी टाइम 1 सेकंड, तभी हमारा K न्यूमेरिकली Q के बराबर होगा प्रवाहित ऊष्मा के. तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो इन 1 सेकेंड इन स्टडी स्टेट ऑफ दैट मटेरियल रॉड। न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो इन 1 सेकेंड इन स्टडी स्टेट ऑफ दैट मटेरियल ऑफ रॉड which has unit cross section area, unit length and unit temperature difference at ends। यानी किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक आंकिक रूप से इस पदार्थ की बनी क्षण में स्थायी अवस्था में 1 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होता है। इस क्षण की स्थायी अवस्था में 1 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होता है, जबकि क्षण इकाई लंबाई की हो, इकाई अनुप्रस्थ काट की हो तथा इसके सिरों के तापांतर इकाई हो। यही ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा है। अब आते हैं यूनिट मात्रक के का, के इक्वल टू क्यू एल अपान ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी। इस फार्मूले से यूनिट ऑफ के इक्वल टू किलो कैलोरी, क्यू का मात्रक किलो कैलोरी ऊष्मा, एल मीटर, ए मीटर स्क्वायर, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, या एंड टी इक्वल टू सेकंड, टी का मात्रक सेकंड। तो इस तरह से सारी वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व करेंगे। किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड और किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड, ये दोनों में से कोई भी मात्रक लिख सकते हैं। या एसआई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड या जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। तो ये के यूनिट्स आ गए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के या के की विमीय सूत्र, पहले विमीय सूत्र निकालेंगे। के का डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, ये ऊष्मा का विमीय सूत्र हो गया। एल लेंथ का विमीय सूत्र, मीटर एल स्क्वायर एरिया का विमीय सूत्र, थीटा 1 माइनस थीटा 2 डायमेंशनल फार्मूला है टेम्परेचर डिफरेंस थीटा का, एंड टी टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे। एम एल टी पावर माइनस 3 एंड थीटा पावर माइनस 1, ये के का विमीय सूत्र है। डायमेंशनल फार्मूला नहीं पूछा था, केवल डायमेंशंस पूछी थी, तो केवल डायमेंशंस लिखेंगे। डायमेंशंस लिखने के लिए तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे, पहले विमीय सूत्र, फिर इसके बाद डायमेंशन लिखेंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक के डायमेंशन ऑफ मास, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक में द्रव्यमान की विमा, ये m पर जो पावर है 1 है। तो इस तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक में द्रव्यमान की विमा 1 है। ऊष्मा चालकता गुणांक में लंबाई की विमा भी 1 है, यानी डायमेंशन ऑफ लेंथ इन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 1। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ टाइम इन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज -3, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक में समय की विमा -3। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक में तापमान की विमा -1। तो ये कंप्लीट आंसर हो गया डायमेंशन का। इस तरह से हम डिफरेंट टर्म्स की डायमेंशन लिख पाएंगे ऊष्मा चालकता गुणांक में या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड इज 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। क्षण का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता 5 केल्विन पर मीटर, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल आ गया। टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता 5 केल्विन पर मीटर। हीट ट्रांसफर्ड एच या ऊष्मा प्रवाह की दर एच इक्वल टू 4 × 10⁻⁴ जूल पर सेकंड, ऊष्मा प्रवाह की दर आ गई। तो एच इक्वल टू हम जानते हैं Q/T या के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल। तो इस तरह से के की वैल्यू निकाल पाएंगे। के इक्वल टू एच अपान ए इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल। तो ये हमारी ताप प्रवणता टेम्परेचर सारी वैल्यूज रखेंगे। एच की वैल्यूज, ए की वैल्यू और टेम्परेचर ग्रेडियंट, ताप प्रवणता, इन सब की वैल्यू रखेंगे। एच की वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴, ए की वैल्यू 1 × 10⁻⁻�4 इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट ताप प्रवणता 5 हो गई। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻⁴ कट गया, 4/5 या 0.8, और हमारा एच का मात्रक जो है जूल में है, तो इसलिए हम जूल में रखेंगे। के इक्वल टू 0.8 जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड। ये हमारा के का आंसर आ गया जो न्यूमेरिकल पार्ट पूछा गया था।